अस्सलाम वालेकुम। कल हमारी ये टॉपिक हो गई थी ट्रेनिंग वाली, तो इसमें ना आपने ये स्टेजेस याद रखनी हैं। डे 0 to 4 पर क्या होगा। अच्छा, ये पूछते हैं कि मोड्यूला की स्टेजिंग पर स्प्लिटिंग होती है, और अगर मोड्यूला की स्टेजिंग पर मोड्यूला वाली स्टेज पर स्प्लिटिंग हुई ना, तो मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक कोरियोन 1 और एमनियोन 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना, एग्ज़ाम में आते हैं। 13+J के बाद अगर हुई तो मोनोकोरियोन और मोनो एमनियन, इसकी डायग्राम्स भी देता है। इसकी डायग्राम्स भी आप थोड़ी सी याद के रख लेना कि ना, जिसमें ये देखिए दो वो सेमी है ना, कोरियोन भी एमनियन भी, तो वो एक किस तरीके की है। और अगर डाई एमनियोटिक एमनियन में बने की दोनों की अलग अलग है तो वो किस तरीके की है, और अगर इन दोनों का कोरियोन ही अलग है तो वो किस टाइप का है। ठीक है, ये एग्जाम में वो देखे सिर्फ पिक्चर देख के भी पूछता है। ठीक है, या तो डेज देख के पूछेगा या तो पिक्चर देख के सिर्फ पूछेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 20 ट्रांसफर हमारा हो गया था। एक के पास ज़्यादा ब्लड जाएगा वो पॉलीहाइड्रामिनोज में होगा, और एक के साथ कम ब्लड जाएगा वो एनीमिया प्लस ओलिगोहाइड्रामिनोज में होगा। से अब अम्बिलिकल कॉर्ड, अच्छा ये शायद कल हो गए थे, मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा। अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, उसके बाद यूरेकस भी हो गया था। विटलाइन डक्ट का हमने ये पढ़ा था। हाँ, ये पेटेंट विटलाइन डक्ट, और इसमें मेकल्स डायवर्टिकुलम में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दो वो हेट्रोपिक टिश्यूज़ मिलते हैं, जिसमें पेनक्रियाटिक और गैस्ट्रिक टिश्यू होता है, और जो गैस्ट्रिक टिश्यू होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करके नेक्रोसिस करवा के ब्लीडिंग करवाते हैं। तो ये आप एक्स्ट्रा अपनी पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। HCl की सीक्रेशन देन नेक्रोसिस, और परफोरेशन भी कह सकते हैं। अगर परफोरेशन नहीं तो वो नेक्रोसिस से ब्लीडिंग में आपको मिलेगी। अच्छा, यहाँ से अभी हमारा स्टार्ट होता है फेरेंजियल अपैरेटस। उसमें फेरेंजियल अपैरेटस में कंपोज ऑफ 3 चीज़ें आप याद रख लें। सबसे जो सिंपल सा निमोनिक है ना, कैप वाला, कैप CAP। ठीक है, सबसे C का ऊपर वाला एंडोडम, देन A में मीजोडम प्लस न्यूरल क्रेस्ट, एंड P से पाउच तो है वो एंडोडम डेरिवेटिव्स हैं। तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी याद करने में। अब देखें फेरेंजियल क्लेफ्ट क्या होते हैं, एक्टोडम से टाइप होते हैं, जिसको हम फेरेंजियल ग्रूव भी कहते हैं। ये देखें क्लेफ्ट या ग्रूव, ये वाले जो ग्रीन कलर के ना, ये होते हैं क्लेफ्ट या ग्रूव। ठीक है, देन फेरेंजियल आर्क हो गया, राइट फ्रॉम द मीजोडम, मसल्स और आर्टरीज न्यूरल क्रेस्ट सेल्स में आपके पास आ जाएंगे बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, फेरेंजियल पाउच में आ जाएगा ड्राइव्ड फ्रॉम द एंडोडम। ठीक हो गया। अब ये देखें इसके ना, अब ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरेंजियल क्लेफ्ट डेरिवेटिव्स। फेरेंजियल क्लेफ्ट ऊपर वाला C से कैप था, तो C वाला एक्टोडम, तो ये एक्टोडर्मल डेरिवेटिव। फर्स्ट क्लेफ्ट डेवलप इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ठीक है, बाहर ईयर का बाहर वाला पार्ट। सेकंड थ्रो फोर्थ क्लेफ्ट फ्रॉम द टेम्पररी सर्वाइकल साइनस विच आर ओब्लिटरेटेड बाय द परफोरेशन ऑफ द सेकंड आर्क मेसेनकाइम। सेकंड, अब फर्स्ट वाला एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, सेकंड थर्ड और फोर्थ वाले जो बनाएंगे टेम्पररी सर्वाइकल साइनस बनाएंगे, जो बाद में ओब्लिटरेट हो जाते हैं। ठीक है, ओब्लिटरेट क्यों हो जाएंगे, जो प्रोलिफरेट करेगा वो सेकंड आर्क का मेसेनकाइम करेगा। अब यहाँ पर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिनेरियो। मैंने आपको बताया सेकंड टू फोर्थ वो करते हैं, साइनसेस जो हैं वो ओब्लिटरेट करते हैं। अब अगर इन्होंने ओब्लिटरेट नहीं किया ना, तो ये सेकंड थर्ड और फोर्थ साइनस में बन जाएगा सिस्ट। अब देखें फेरेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट क्या होता है, परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनस प्रेजेंट इज लेटरल नेक मास इंटीरियर टू द स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल दैट डज नॉट मूव विथ स्वेलिंग। अब इसका और थायरोग्लोसल डक्ट का डिफ्रेंसिएशन और सिनेरियो में बहुत कंफ्यूज करता है। तो इसकी एक ही वो है, अगर मूव नहीं कर रहा, ये देखें। अब हमें ये भी तो लग सकते हैं ना कि ये थायरोग्लोसल डक्ट का सिस्ट था जो ओब्लिटरेट हो रही थी। थायरोग्लोसल डक्ट अगर नहीं हो रही थी तो वो सिस्ट बन के आ रहा था। ठीक है, और वो क्या हो रहा था, मूव हो रहा था टंग के बाहर निकलने से या तो स्वालो करने पर। लेकिन जो ये है ना, एक तो आपने ये याद रखना है कि ये मूव नहीं करता। ठीक है, इसका टिपिकल सिनेरियो देता है, और सबसे पहली बात मूव नहीं करता, और दूसरी बात कि ये इंटीरियर होता है स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल के। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं फेरेंजियल पाउच के CAP। ठीक है, तो A को अब फ़िलहाल बाद में पढ़ते हैं, अभी P आ गया इधर, तो P था एंडोडम। ठीक है, अब एंडोडम के डेरिवेटिव्स आप देखें, एयर टॉन्सिल, बॉटम टू टॉप में ईयर टॉन्सिल। अब ये ऊपर वाला आप देख लेना, मैं नीचे से फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से आपको बताती हूँ कि फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से क्या होगा, मिडिल ईयर कैविटी। ठीक है, एक्सटर्नल वाला हो रहा था उससे, क्लेफ्ट से। ठीक है, मिडिल ईयर कैविटी, यूस्टेचियन ट्यूब और मेस्टोइड एयर सेल्स इसमें से आ जाते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पाउच कंट्रीब्यूट टू एंडोडर्म लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, या आप ईयर की स्ट्रक्चर याद कर लेना। सेकंड वाला एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल।
ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पेलेटाइन टॉन्सिल्स 2 होते हैं, तो सेकंड वाले फेरेंजियल पाउच से आपके पेलेटाइन टॉन्सिल आएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले से एयर के डेरिवेटिव, सेकंड वाले से पेलेटाइन 2 टॉन्सिल, थर्ड वाले में 2 होती हैं। अब इन्फीरियर पैराथायरॉयड मैंने उस दिन आपको बताया था, इन्फीरियर पैराथायरॉयड होता है थर्ड फेरेंजियल पाउच से और सुपीरियर पैराथायरॉयड होता है फोर्थ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पर एक क्लिनिकल सिनेरियो बनता है डायजॉर्ज सिंड्रोम का। ठीक है, तो उसमें पूछता है कि कौन से फेरेंजियल पाउच नहीं डेवलप हुए, तो थर्ड और फोर्थ आपको याद रखनी है। ठीक है, वेंट्रल में से आपका थाइमस निकलता है विंग में से, और इसमें से थर्ड में से थाइमस निकलेगा, और फोर्थ में से जो थायराइड के पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं ना, जिसमें कैल्सीटोनिन आ रहा था और उसकी कैंसर भी थी, जिसमें म्यूटेशन भी हो रही थी। ठीक है, तो वो आप याद रख लेना, रेट की म्यूटेशन। ठीक है तो उसमें था ये वाला चीज़ ना, फोर्थ फेरेंजियल पाउच वाला। तो अब ये देखें, थर्ड फेरेंजियल पाउच कंट्रीब्यूटेड थाइमस इन बोथ इन्फीरियर पैराथायरॉयड। ठीक हो गया। और फोर्थ या का ये दिखाते हैं, अब डेवलपमेंटल एनोमलीज इन थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउच आर प्रेजेंट इन द डायजॉर्ज सिंड्रोम। डायजॉर्ज सिंड्रोम हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसके साथ ही आपको बता देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब डायजॉर्ज सिंड्रोम में क्या होता है, जब बेबी में पाउच डेवलप हो रहे होते हैं ना, थर्ड और फोर्थ सही से नहीं होता। सही है कि अब थर्ड और फोर्थ नहीं हो रहा, तो उसमें क्या होगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड ही नहीं बनेगा। ग्लैंड नहीं बनेगा तो पीटीएच हार्मोन नहीं होगा, पीटी पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं होगा, तो कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन के लिए कोई होगा ही नहीं। ठीक है, तो हाइपोकैल्सीमिया के साथ आपको वो बेबी मिलेगा, और आपका सीटी स्कैन पर उसका थाइमस ग्लैंड भी नहीं होगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड भी नहीं होगा, बिल्कुल हाइपोप्लेजिया हुई भी होगी। और इनमें अब देखें, थाइमस नहीं है, मैंने आपको बताया ना, थाइमस थर्ड फेरेंजियल पाउच से डेवलप होता है। थाइमस करता क्या है, थाइमस जो है, अगर बोन मेरो में बी और टी सेल्स बनते हैं, ठीक है, तो टी सेल्स क्या होते हैं, थाइमस में जाते हैं, थाइमस में टी सेल्स जाते हैं और वहाँ पर वो मैच्योर होते हैं। तो आप समझें कि टी सेल्स भी मैच्योर नहीं हो रहे, तो उस बेबी में इम्यूनो डिफिशेंसीज होंगी बहुत ज़्यादा, टी सेल से रिलेटेड हर इम्यूनो डिफिशेंसी होगी, उसको बार बार इन्फेक्शंस होंगे, हाइपोकैल्सीमिया होगा, और सीटी स्कैन पर आपको थाइमस ग्लैंड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होता है डायजॉर्ज सिंड्रोम और बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है फेरेंजियल आर्क के डेरिवेटिव्स, CAP आर्क था बीच वाला मेसोडर्म। तो अब आप देखें, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स आर नॉट फेरेंजियल आर्क डेरिवेटिव्स, दे ग्रो इनटू द आर्क्स एंड आर ड्राइव्ड फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट। सेंसरी आपको न्यूरल क्रेस्ट से मिलेंगे, इन न्यूरो एक्टोडर्म से आपको मोटर मिलेंगे, ये हाईलाइट कर देना। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बनाते हैं सेंसरी, न्यूरो एक्टोडर्म बनाते हैं मोटर। आर्क 3 and 4 फॉर्म द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर 1/3 आर्क 3 and 4 बनाते हैं। आर्क 5 में नो मेजर डेवलपमेंट। अब ठीक है, ये तो इसका नीचे वाला नमो देखिए। अब ये हम नीचे वाले पढ़ते हैं, फर्स्ट फेरेंजियल आर्क। अच्छा, ये पढ़ने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश करती हूँ कि जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ना, इसको आप क्रेनियल नर्व और उसके डेरिवेटिव से याद करें। अब क्रेनियल नर्व जो होती है ना, V3 कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल। तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्क से मैंने ऐसे रखी थी, 1 को मैंने 5 किया था, 5 नंबर ट्राइजेमिनल होती थी, ट्राइजेमिनल की मैंडिबुलर ब्रांच। ठीक है, सेकेंड फेरेंजियल आर्क को मैंने याद किया था फेशियल। ठीक है, फेशियल को मैंने सेकंड किया था, 5, 7 और 9, 10 मैंने इसे याद किए थे, और उनके सामने 1, 2, 3, 4 लगा दिया था। ये मैं आपको इससे दिखा देती हूँ। अच्छा, ये 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्लिटरेट हो जाती है, और यहाँ पर मैं 6 बना रही हूँ। ठीक है, 1 के सामने लिखते हैं 5, 2 के सामने लिखते हैं 5, 7, 9, ये दोनों मिला के 10। ठीक है, 5, 7, 9, 10 ये याद रख लें। अब जो फर्स्ट वाली है ना, वो बनेगी 5, कौन सी होती है हमारी, ट्राइजेमिनल। तो ट्राइजेमिनल की भी V3 मैंडिबुलर। ठीक है, सेकंड फेशियल, तो फेशियल से रिलेटेड सारे डेरिवेटिव्स होंगे। थर्ड 9 ग्लोसोफेरेंजियल, फोर्थ 10 रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, और लेरेंजियल नर्व की दोनों एक्सटर्नल और रिकरेंट दोनों। अब इसका मैं इतना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके जो वो है ना डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इससे रिलेटेड सिनेरियोज बहुत ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट वाला देख लें, V3 च्यू,
ठीक है। अब मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, अब अगर आपको ट्राइजेमिनल याद होगी ना तो इसके डेरिवेटिव्स आपको वैसे ही याद हो जाएंगे मसल्स वाले। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन हो गए, टेम्पोरल हो गए, मेजेटर हो गए, लेटरल एंड मिडियल, ये सारे किस में से आएंगे? फर्स्ट आर्क से। और फर्स्ट को हमने सामने 5 लिख के था ट्राइजेमिनल। ठीक है। माइलोहायोड इंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, ये याद रखना, इंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक ऊपर है, मतलब क्रेनियल नर्व नंबर 1 में है। और पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक ये देखिए नीचे, क्रेनियल नर्व नंबर 2 मतलब फेशियल। तो फेशियल नर्व सप्लाई करती है पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल। डाइगेस्ट्रिक मसल आप देख लें, ये देखें, ये दो हमारे ये चिन के ना नीचे बिल्कुल 2 मसल्स होते हैं। ये आगे वाला है इंटीरियर डाइगेस्ट्रिक, ये है पोस्टीरियर डाइगेस्ट्रिक। तो इंटीरियर डाइगेस्ट्रिक को ऊपर वाली मतलब क्रेनियल नर्व नंबर 5 मतलब ट्राइजेमिनल, इन पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक को सप्लाई करेगी वो फेशियल नर्व। तो इसका वाला आप ये सही से याद रख लेना। देन आता है ये हो गया। अच्छा, थर्ड में आप स्वॉलो, क्रेनियल नर्व नंबर 9 है ना, तो स्वॉलो और ये जो गैग रिफ्लेक्स होता है ये सारा क्रेनियल नर्व नंबर 9 से ही होता है। तो स्टाइलोफेरेंजस होते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 9 में। ठीक है। और ये थर्ड से होती है। और फोर्थ, और मैंने आपको बताया कि फिफ्थ ऑब्लिटरेट हो जाएगी, फोर्थ और सिक्स मिल के बनाएंगे। अब फोर्थ की देखिए क्रेनियल नंबर वेगस नर्व की सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच, और सिक्स नंबर है क्रेनियल नर्व नंबर 10 वेगस नर्व की ही रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच। ठीक हो गया। अब इसमें से आता है कि फिर जो फोर्थ होती है मोस्ट फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर, ये क्रिकोथायरॉयड मसल है ना, ये बहुत पूछता है। क्रिकोथायरॉयड मसल एक ही सिर्फ मसल है जिसको ये सुपीरियर लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है, बाकी मोस्टली सारे इंट्रिंसिक मसल्स वो क्रेनियल नर्व नंबर ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, इसके 2 होते हैं। वेगस नर्व के दो इसमें डिवाइड होती हैं, सुपीरियर लेरेंजियल एंड रिकरेंट लेरेंजियल। तो जो सुपीरियर है वो सिर्फ क्रिकोथायरॉयड, बाकी जो बचेंगे वो सारे वो इसको करेंगे, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सबको करेगी। ठीक है। तो ये सारे कार्टिलेज आप याद रख लेना। इसमें से आप अगर मेरे वाले उससे पढ़ेंगे ना कि फेशियल, अब देखिए फेशियल नर्व स्माइल, तो फेशियल के एक्सप्रेशन सारे आपको याद हो जाएंगे कि 2 में 7 थी, तो सेकंड इसमें से पूछते हैं, ये बहुत पूछते हैं। खैर अभी हम आते हैं कार्टिलेज से। तो ये बस इसने ना कार्टिलेज बताया कि मैक्सिला, अब ट्राइजेमिनल तो मुंह वाली चीज़ें आप यहाँ पर रख लें, मैक्सिला मैंडिबुलर और रिचर्ड्स कार्टिलेज रख लें, ग्रेटर हायोड बोन, ये इतने कार्टिलेज इतने नहीं पूछते। खैर आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से आपको रिचर्ड कार्टिलेज याद हो तो अच्छा है कि वो फेशियल नर्व में है, फेशियल नर्व में रिचर्ड कार्टिलेज होता है, बाकी बस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है, इसमें से यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक देख के कंफ्यूज करता है, एक ये बात। दूसरी आपने क्रिकोथायरॉयड याद रखना है कि क्रिकोथायरॉयड को फोर्थ आर्क से सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच वेगस नर्व की सप्लाई करती है, एंड देन बाकी सबको वो, बाकी तो इजी है, बाकी इतने नहीं पूछते। जो मैंने आपको बताया जितना आप इतना याद रखें ये काफ़ी है। ठीक है। अब ये वाला आप देख लें, फर्स्ट फेरेंजियल आर्ट से क्रेनियल नंबर 5, ये देखें सेकंड से ये आप इधर से देख लेना, फोर्थ एंड सिक्स से 10। देन स्टाइलोहायोड पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल ऑफ द फेशियल, ये सेकंड में आ गए। फर्स्ट में मसल ऑफ मेस्टिकेशन और इंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक आ गई। अच्छा, अब इसमें सिनेरियोज इससे आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड फेरेंजियल आर्क सिंड्रोम। फर्स्ट कौन सी थी, तो फर्स्ट किस में आ रही थी, उसमें ना ये क्या थी हमारी मैंडिबुलर नर्व मतलब ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर ब्रांच, और सेकंड फेशियल। तो आप फेस से रिलेटेड ही अभी आप इसकी क्लिनिकल सिनेरियो पढ़ेंगे। तो एक होती है पेपायर रोबिन सीक्वेंस, इसमें क्या होता है मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया। ठीक है। मैंडिबल की हाइपोप्लेजिया हुई होगी, पोस्टीरियरली डिस्प्लेस्ड टंग पोस्टीरियरली डिस्प्लेस्ड होगी बिकॉज हाइपोप्लास्टिक है, तो क्लेफ्ट पेलेट हो जाएगी, एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ आर कॉमन। तो ये फर्स्ट और सेकंड फेरेंजियल आर्क को मिला के इसका ये सिनेरियो बनता है। अच्छा, ट्रेकियर कोलिन सिंड्रोम आता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, न्यूरल क्रेस्ट डिसफंक्शन पूछता है कि ट्रेकियर कोलिन सिंड्रोम में किस चीज़ का डिफेक्ट होता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल का डिसफंक्शन होता है, क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ज़ाइगोमेटिक बोन और मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया, हेयरिंग लॉस। अब हेयरिंग लॉस आप देखें उसके ना जो एयर थे उसके बोन्स को भी ये वाली चीज़ें सप्लाई करी थी। अब जो रिचर्ड्स कार्टिलेज है ना, ये वाली चीज़ देखें, स्टेपीज स्टाइलॉइड और लेसर, ये स्टेपीज मसल को ये सप्लाई करें ना फेशियल, तो रिचर्ड कार्टिलेज से देखकर ये सिनेरियो पूछ सकता है कभी कभी ट्रेकियर कोलिन्स का। तो
इसमें है कि देखें हेयरिंग लॉस तभी इसमें हो रहा है, और एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ वही क्लेफ्ट प्लेट वाली चीज़। तो ये तो आप याद रख लेना। अब ओरोफेशियल क्लेफ्ट आते हैं। द क्लेफ्ट प्लेट एंड क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट हैव डिस्टिंक्ट मल्टीफैक्टोरियल एटियोलॉजीज बट ऑफन अकर टुगेदर। ठीक हो गया। क्लेफ्ट लिप होता है और दूसरा क्लेफ्ट पैलेट होता है। अब क्लेफ्ट लिप जो होता है ना, ड्यू टू फेलियर वन ऑफ द इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट, ये देखें इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट, ये दोनों बीच वाले आते हैं, मिलते हैं इधर, इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट हो गया। ये इस साइड से आएगा और ये इस साइड से। इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट अगर नहीं मिलते, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वर्ड आता है और एग्जाम में भी आता है कि कौन से सेगमेंट ना मिलने पर ये क्लेफ्ट पैलेट होता है और कौन से सेगमेंट ना मिलने पर क्लेफ्ट लिप होता है। ठीक है, अगर लिप है तो इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट, मीडियल नेजल प्रोसेस विथ मैक्सिलरी प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी पैलेट। अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो क्लेफ्ट लिप बनेगा। अब लिप देखें, मीडियल नेजल प्रोमिनेंस, इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट और मैक्सिलरी प्रोसेस। ये वाली चीज़ यहाँ से आके मिलती है। मैं यहाँ से कर देती हूँ फिर भी सीधा। तो ये देख लें कि फॉर एग्जांपल ये दो मैक्सिलरी सेगमेंट थे और ये इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट थे, यहाँ से आके मिले थे, और ये थर्ड वाला कौन सा था, मीडियल नेजल प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें ये मीडियल नेजल प्रोसेस। ठीक है, अगर इसमें से किसी इन तीन चीज़ों में से कोई डिफेक्ट हो गया ना तो आपका होगा क्लेफ्ट लिप। ठीक है, और क्लेफ्ट पैलेट के अब अलग हैं, वो हम पढ़ते हैं। अब क्लेफ्ट पैलेट के हैं, फेलियर टू फ्यून ऑफ द टू लेटरल पैलेटाइन शेल्फ और फेलियर ऑफ लेटरल पैलेटाइन शेल्फ विथ नेजल सेप्टम। ठीक है, लेटरल पैलेटाइन, अब पैलेटाइन शेल्फ, ये तो ऊपर मैंने मैक्सिलरी आपको पता है ना, यहाँ ये चीक का अगर आप वो इमेजिन करें तो लिप वाला डिफेक्ट है। अब नीचे पैलेट होती है ना, माउथ के अंदर जो पैलेट होती है, ये माउथ के अंदर की पैलेट बना रही हूँ मैं, ये पूरा माउथ है। ठीक है, माउथ के अंदर की अगर पैलेट में कोई डिफेक्ट आ गया ना, और अगर ये पैलेट ऊपर वाली चीज़ से नहीं मिल रही तो होगा क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, ये क्लेफ्ट पैलेट का आप याद रख लें कि दो पैलेटाइन शेल्फ नहीं मिलती, और क्लेफ्ट लिप का याद रख लें कि मैक्सिलरी प्रोसेस में मसला होता है। अब देखें क्लेफ्ट पैलेट में, देखें प्राइमरी पैलेट नीचे वाली नेजल सेप्टम से नहीं मिलती और पैलेटाइन शेल्फ सेकेंडरी पैलेट। ठीक हो गया। देन जेनाइटल एम्ब्रियोलॉजी पर आते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं। फीमेल डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट, मीज़ोनेफ्रिक डक्ट डीजनरेट इन पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट डेवलप। अच्छा, जो मेल का होता है वो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट होता है और फीमेल का पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट, बस ये याद रखें फ़िलहाल। तो अब इसमें क्या है कि मीज़ोनेफ्रिक डक्ट डीजनरेट हो जाएंगी और पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट डेवलप होंगी तो वो फीमेल बनेगी। मेल कैसे बनता है, SRY जीन होता है वाई क्रोमोसोम पर। आई होप मैं आपको यहाँ से कहीं आसानी से समझा, ये है ना, पहले यहाँ से पढ़ते हैं फिर नीचे उसके डायग्राम पर चलते हैं। ठीक है, वाई क्रोमोसोम, अब फॉर एग्जांपल एक स्पर्म ने उसको वाई क्रोमोसोम दे दिया उस बेबी को ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब वाई क्रोमोसोम पर SRY जीन होगा जो बनाएगा टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर बनाएगा। देन होगी टेस्टीज की डेवलपमेंट। तीन चीज़ें हो गई, वाई क्रोमोसोम ने SRY जीन बनाया, टेस्टीज डेवलपिंग फैक्टर हुआ, टेस्टीज डेवलपमेंट हो गई, सर्टोली सेल सीक्रेट मलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये दूसरी चीज़ आ गई, सर्टोली सेल्स ने MIS बनाते हैं मलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। मलेरियन क्या है, मलेरियन वो है जो फीमेल की बनाती हैं, फीमेल की यूटेरस फेलोपियन ट्यूब वाले वो चीज़ें बनाते हैं, वो बाद में बता दें, लेकिन अब मलेरियन को हमें इनहिबिट करना है। तो किसने बनाया, सर्टोली सेल्स ने MIS बनाया, दैट सप्रेस द डेवलपमेंट ऑफ पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट। दो चीज़ें, थर्ड लेडिक सेल सीक्रेट करेंगे एंड्रोजन देख के मीज़ोनेफ्रिक डक्ट डेवलप होंगे। अब ये तीन चीज़ें देख लें यहाँ पर। अनडिफ्रेंशिएटेड गोनेट थे कौन से वीक तक हमने पढ़ा था एम्ब्रियो में, 8 वीक तक आपको अनडिफ्रेंशिएटेड गोनेट्स मिलेंगे। ठीक है, 8 वीक के बाद आपको गोनेट्स आपके डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट होंगे। अब ये देखें SRY जीन आया XY क्रोमोसोम पर, इसमें नो SRY जीन है। SRY जीन ने क्या बनाया, टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर बना के टेस्टीज बन गए। टेस्टीज जब बन गए तो उसमें से अब
दो चीज़ें बनेंगी, एक बनेगा सर्टोली सेल्स, दूसरे बनेगी लेडिक सेल। जो सर्टोली सेल्स है उनका सिर्फ एक काम है कि वो ओवरी को चुप करवाता है, ठीक है। ओवरियन जो मिलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस सीक्रेट करता है, वो कहता है कि बस फीमेल वाली चीज़ नहीं बनो, बस उसका ये इतना काम होता है। अब लेडिक सेल्स आते हैं, वो बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन जो अब डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन इंटरनल मेल जेनाइटेलिया बनाता है। इंटरनल मेल जेनाइटेलिया में सेमिनल वेजिकल, एपिडिडाइमस, इजैकुलेटरी डक्ट और डक्टस डिफरेंसेस ये बनाते हैं पूरा टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद 5 अल्फा रिडक्टेज उस पर लगता है। डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन क्या बनाते हैं? पेनिस, स्क्रोटम और प्रोस्टेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके डेरिवेटिव्स। पूछता है कि प्रोस्टेट की डेवलपमेंट टेस्टोस्टेरोन करता है या डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन करता है? तो DHT करता है प्रोस्टेट की डेवलपमेंट और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन करता है इंटरनल मेल जेनाइटेलिया, ठीक है। तो हमने ये पढ़ ली कि DHT कौन बनाता है और टेस्टोस्टेरोन क्या बनाते हैं। अब ये देखें प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो भी आपको मोस्टली DHT ही बनाता है, कि प्यूबिक और एक्सिलरी और फेशियल हेयर, पेनिस की साइज़ और ग्रोथ स्पर्ट, ये सारे ठीक हो गया। अब ये भी सारे ना DHT बनाते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा बट आगे ये मेंशन है, ये जो नीचे वाले इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, ये हमने मेल का पढ़ लिया। अब फीमेल पर आते हैं। पैरामीजोनेफ्रिक मलेरियन डक्ट पर डेवलप इन द फीमेल इंटरनल स्ट्रक्चर कौन से थे? फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, प्रॉक्सिमल वेजाइना, डिस्टल वेजाइना, यूरोजेनाइटल साइनस। होती है वेजाइना के दो टाइप्स हैं, एक होती है ऊपर जो है प्रॉक्सिमल और ये नीचे होती है वो है डिस्टल, ठीक है। नीचे मतलब आउटर वाले पोर्शन पर ना, तो जो नीचे है वो यूरोजेनाइटल साइनस बनाएंगे और ऊपर वाली ये मलेरियन डक्ट से बनती है। मेल रेमनेंट इज कॉल्ड अपेंडिक्स टेस्टिस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मलेरियन एजेनेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, जो मलेरियन डक्ट है ना, अब ये देखें, ये जो फीमेल की है ना मलेरियन डक्ट, ये जो सारी चीज़ें बन रही हैं फीमेल के, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना, ये सारी चीज़ें अंदर वाले पोर्शन में जो हमने ऊपर पढ़ा ना, प्रॉक्सिमल वेजाइना तक, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और प्रॉक्सिमल वेजाइना तक। देखें ओवरी नहीं है इसमें, ओवरी हम बाद में पढ़ते हैं। तो ये वाली चीज़ें फॉर एग्जांपल नहीं बन रही, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बन रही, ठीक है। तो क्या होगा, प्राइमरी बाहर से वो पूरी फीमेल होगी, प्राइमरी एमेनोरिया विथ एब्सेंट यूट्रस और ब्लाइंड वेजाइनल पाउच, नॉर्मल फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब इसमें आपके पास टिपिकल सिनेरियो। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शनल ओवरीज। देखें ओवरी इसमें है, बिकॉज ओवरी इसमें इस मलेरियन से नहीं बनती, ओवरी का एक अलग ही डेरिवेटिव है, वो जो यूरोजेनाइटल साइनस है ना, वही ओवरी को बनाता है। मैं कंफर्म कर लूँ तो ओवरीज बनती है मीज़ोनेफ्रोज से, ठीक है। मीज़ोनेफ्रोज वो हम ज़्यादा जब रीनल की होती है ना डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो रीनल की डेवलपमेंट में हम मीज़ोनेफ्रोज और मेटानेफ्रोज पढ़ते हैं, तो उसमें अब मीज़ोनेफ्रोज जो बनाते हैं वो ओवरीज बनाते हैं, ठीक है। खैर ओवरी का मलेरियन में कोई काम नहीं है। अब इनमें मलेरियन अजेनेसिस हुई है तो ओवरी सही बनेगी, लेकिन यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब प्लस प्रॉक्सिमल वेजाइना सही नहीं बनेगी। तो डिस्टल वेजाइना भी इसकी सही होगी, बिकॉज यूरोजेनाइटल साइनस से वो होती है, ठीक है। अब पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट करती है कि वो बिल्कुल सही होती है, बाहर से फीमेल होती है, उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी सही होते हैं, बिकॉज ओवरीज फंक्शन कर रही हैं और ओवरीज में से एस्ट्रोजन सही से आ रहा है, ओवरीज में से एस्ट्राडायोल आता है ना, तो वो अपना सही वाला फंक्शन कर रहा है, उसको बाहर फीमेल की अपीयरेंस दे रहा है। बट इसकी ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट इसकी मलेरियन अजेनेसिस हुई थी, जिसकी वजह से इसका यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब और प्रॉक्सिमल वेजाइना नहीं बन सकी। तो अब पेशेंट, अब यूटेरस नहीं है तो मेंस्ट्रुएशन तो होगी नहीं, तो अब हमारे पास आती है कि 17 से 18 ईयर्स उसकी हो जाते हैं और वो कहती है कि मुझे स्टिल एमेनोरिया है, ठीक है। वो प्यूबर्टी उसने हिट नहीं की और बाहर से हर चीज़ सही होती है। फिर अल्ट्रासाउंड पर हमें जाके पता चलता है कि इसमें यूटेरस है ही नहीं, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास, बाहर से बिल्कुल सही लेकिन अंदर से उसके पास यूटेरस नहीं होता। एसोसिएटेड विथ UTI, उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट एनोमलीज होती हैं और रीनल अजेनेसिस, क्योंकि मैंने आपको बताया ये इसकी डेवलपमेंट रीनल से भी रिलेटेड है, तो ये वाला सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीज़ोनेफ्रिक डक्ट, वोल्फियन डक्ट जो है डेवलप इनटू द मेल इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट प्रोस्टेट। मैंने आपको बताया जो प्रोस्टेट है वो DHT बनाता है, डायरोक्सी टेस्टोस्टेरोन, सेमिनल वेसल्स, एपिडिडाइमस और ये सारे इसके वो हैं डेरिवेटिव्स। निमोनिक आप याद रख लेना।
अच्छा, और उसके बाद हम आते हैं सेक्सुअल डिफरेंशिएशन पर। ये हमने पढ़ लिया। अब ये वाला हम पढ़ते हैं इन एक्स वाई इंडिविजुअल एब्सेंस ऑफ द सर्टोली सेल्स और लेक ऑफ मलेरियन इनहिबिटिंग। अगर कोई ऐसी चीज़ जिसने उसको इनहिबिट नहीं किया, डेवलप बोथ मेल एंड फीमेल। अब उसने फीमेल वाला इनहिबिट ही नहीं किया, मलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस तो मेल और फीमेल दोनों में होगा। इंटरनल जेनाइटेलिया और एक मेल एक्सटर्नल स्टेक गोनेट्स होंगे, ठीक है, काम नहीं करेंगे, फाइब्रोस्ट होंगे। 5 अल्फ़ा रिडक्टेज की डिफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अल्फ़ा रिडक्टेज क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर रहा होता है। मैं लिख लेती हूँ ताकि आप भूलें नहीं। टेस्टोस्टेरोन को DHT में कौन कन्वर्ट करता है, 5 अल्फ़ा रिडक्टेज। इसीलिए हम इस 5 अल्फ़ा रिडक्टेज को जो इनहिबिटर है वो फिनास्ट्राइड, याद रखें, फिनास्ट्राइड, ठीक है। फिनास्ट्राइड हम 5 अल्फ़ा रिडक्टेज को इनहिबिट करने के लिए देते हैं ताकि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ना बने। और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है ना वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया करवाता है, जो मेल पेटर्न बाल्डनेस होती है ना, तो उसमें हम देते हैं। खैर हम ये बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ लिया था शायद हमने। हाँ, 5 अल्फ़ा रिडक्टेज की डिफिशियंसी, इनएबिलिटी टू कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन टू डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। अब मैंने आपको पता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल इंटरनल बना रहा था और DHT जो बना रहा था वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया प्लस प्रोस्टेट। तो आप सोचें कि अगर 5 अल्फ़ा रिडक्टेज की डिफिशियंसी है, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होगा, टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नॉर्मल होगा, DHT कम होगा, ठीक है। अब DHT नहीं है तो प्रोस्टेट नहीं होगा और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया सही नहीं होगा। लेकिन इंटरनल जेनाइटेलिया टेस्टोस्टेरोन बना रहा था तो इंटरनल जेनाइटेलिया बिल्कुल सही होगा। तो अब देखें अब क्या होता है। अब इंटरनल जेनाइटेलिया उसके पास अंदर से बिल्कुल सही, मतलब वो अंदर से मेल है लेकिन बाहर से वो फीमेल होता है। अब ऐसे देखें, वो फीमेल थी बाहर से लेकिन उसको अमेनोरिया हो रही थी। अब ये बाहर से फीमेल आता है, प्यूबर्टी तक फीमेल होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, मेल इंटरनल जेनाइटल एटिपिकल एक्सटर्नल जेनाइटल अनटिल प्यूबर्टी। अब देखें, बाहर से वो फीमेल की तरह होता है, तो एटिपिकल होते हैं तो अजीब से उसके वो गोनेट्स होते हैं, समझ में नहीं आते मेल है या फीमेल है, ठीक है। डिपेंड करता है DHT के लेवल्स पर, अगर बिल्कुल ही नहीं है तो फीमेल जैसा हो जाता है, ठीक है। अब प्यूबर्टी पर क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा हो जाता है प्यूबर्टी पर कि वो खुद ही डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन की जगह खुद ही जाके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बना देता है। तो प्यूबर्टी तक वो फीमेल होता है, जैसे ही 12 साल होते हैं तो उसके मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक्सटर्नली भी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये किस में होता है, 5 अल्फ़ा रिडक्टेज की डिफिशियंसी में, इन दी टेस्टोस्टेरोन। अब ये इसका दोबारा वही निमोनिक बता रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं यूटेरिन मलेरियन डक्ट के एनॉमलीज़ पर। अब इसमें मलेरियन डक्ट मैंने आपको बताया 3 चीज़ें बना रहा था,